भी हमको रहेगा, हम लोग और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। सही है ये प्लान सीसेट का। रही बात सीसेट के क्लासेस की, सीसेट के क्लासेस की रही बात, तो सीसेट की क्लासेस जिसको कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लास चाहिए वो अजय से कांटेक्ट कर लेना, या दिनेश को मैं भेज दूंगा, या अजय से, अजय को भेज दिए 3 4 क्लास मैंने आगे ना। हाँ, तो अजय कुमार के नाम से आईडी है, उस आईडी पे आप लोग मैसेज कर लेना, तो वहां से आपको वो फॉरवर्ड कर देगा, वो काम फॉरवर्ड का मैं नहीं करूंगा, एक एक को। ठीक है, ग्रुप में उसका व्हाट्सएप वो टेलीग्राम नंबर मिल जाएगा, उसको कर देना। बाकी एनवायरनमेंट वाला सेक्शन मैंने दिनेश को भेज दिया था, तो उसने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप चाह रहे हो कि सर हमको ये और करना है? अगला एक सेशन हम ओनली सेशन, एक सेशन इकोनॉमी के पीवाईक्यू पे रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे की शेड्यूल बता दूं। एक सेशन और इकोनॉमी पे रखेंगे हम लोग आज, थोड़ा सा बेसिक और साइंस एनवायरनमेंट का कुछ एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। एक सेशन इकोनॉमी का रखेंगे, उसके बाद एक सेशन, एक से दो से एक सेशन हम लोग साइंस टेक का रखेंगे, ओनली एक सेशन। ठीक है, बाकी जितने भी रिमेनिंग सेशन है हम लोग उनको सी सेट में कन्वर्ट कर दें। कोई इसमें संशोधन चाह रहे हो या सही है? ये कर सकते हैं। बाकी एक दो सेशन, एक्चुअली सेशन इसलिए कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक एक सेशन इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। एक सेशन 2023 के पेपर में जाएगा, एक सेशन 2022 में जाएगा। और उससे उसके बाद के जो, मतलब इससे पहले के जो वीडियोस है, अगर मैं लाइव नहीं ले पाया तो आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सब लोगों को, पुराने वाले पीवाई, क्योंकि कैसे उसका अप्रोच होना चाहिए था जीएस वाले का। सी सेट वाले का मैं ये प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसके साथ पीवाईक्यू की जो सीरीज है वो भी आरसी वाली। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे, एक बार वो क्लास जिन जिन को चाहिए वो अजय को मैसेज डाल देना, तो उनको वहां से क्लास मिल जाएगी, उसके बाद देख लेना, और पीवाईक्यू एटलीस्ट आरसी तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलें, या फिर कुछ और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अगर इसके इधर सीसेट में डेली बेसिस टारगेट दे दिया जाए कि वो प्रैक्टिस तो सेशन में हो ही जाएगा, लेकिन उस प्रैक्टिस से पहले जो समझ है सर वो थोड़ा होगा तो प्रैक्टिस अच्छे से होगा। तो उसके लिए अगर कोई खाका जैसे ऐसे से तैयार करके फिर सेशन में आओ, मुझे लगता है यही ज्यादा बेहतर रहेगा। यार एक्चुअली ना, जो मैंने प्लान किया है ना, बस तुम्हें 4 दिन का टारगेट मिल गया है, ऐसे समझो। ठीक है, जो मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजा ना वो 4 दिन का एक साथ भेज दिया, क्योंकि मेरी लिमिटेशन से मैं आपको डेली बेसिस में टारगेट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, डेली बेसिस टारगेट का मतलब है कि मैं आज परसेंटेज दे दूं, कल नंबर सिस्टम दे दूं, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, हर किसी का टाइमिंग अलग अलग है। इसलिए मैंने उनमें उसमें टेस्टों में डेट डाल के डाल दिए आप लोगों को, आप देखोगे इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने उसको देखा हो तो। जैसे ये थे, अब इसमें मैंने आप लोगों के साथ क्या किया है कि 4 मई को, फोर्थ में का आपका टारगेट है कि आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई और डीआई उसके पीवाईक्यू कर लोगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारे कर लोगे, ये डेली बेसिस टारगेट ही है। और मैंने एकदम ऐसा नहीं है कि डे बाय डेट दे दिया, लाइक रेशियो, एवरेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें से कुछ आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन 16 तारीख तक का तो टारगेट आपको दे दिया टेक्निकली मैंने। इससे ज्यादा माइन्योर लेवल पर अगर आप चाह रहे हो तो माइन्योर लेवल पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, अगर आप सिंसियर रहे। ठीक है, आप लोगों में से इतनी सिंसियरिटी है कि भाई 4 तारीख को हमको टेस्ट देना है इन 4 टॉपिक का, और उसके हिसाब से हम उस चीज को प्रिपेयर करेंगे, तो आई होप कि आप पीवाई की सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है वो 4 दिन।
आपको 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी आप खुद सेट करो। मैं मतलब उसमें से नहीं हूँ कि मैं ये ज्यादा से ज्यादा आउटडेट में, आउटलाइन में डिसाइड कर सकता हूँ, पर्सनलाइज नहीं कर सकता आपका, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की वीकनेस है, सबकी। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझोगे। तो मैंने उसी हिसाब से किया है, मैंने पीवाई को लिख दिया है, ये टॉपिक है और इस डेट को है। ठीक है। जिन लोगों के पास टेस्ट नहीं है वो मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं टेस्ट भी भेज दूंगा। आप दिनेश को मैसेज डाल देना कि इस कोड का टेस्ट डाल दो, तो ये डाल देगा, या किसी और को डाल देंगे, मतलब कोई भी जो भी डालना चाहे वो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं उसको भेज दूंगा वो टेस्ट। ठीक है, उसके आंसर की भी भेज दूंगा। उसका प्रिंट आप निकलवा लेना, फिर उसको दे लेना। ठीक है, चलेगा कार्यक्रम। इससे ज्यादा माइन्योर मतलब, और जो डेली प्लान, डेली वाला प्लान था, उसके बाद का प्लान ये है कि इन फ्यूचर हम लोग उसको डेली या वीकली बेसिस पे, अभी तो 16 तारीख तक तो एक बार बेसिक रिवीजन कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ टेस्टों को डेली बेसिस पे करेंगे, ताकि वो एक अप्रोच डेवलप हो जाए आप लोगों की। आप, आई होप कि आपने आरसी और जो रीजनिंग वाला सेक्शन वो आप खुद कर लोगे, वो उतना टफ भी नहीं है और उतना जोर भी नहीं आएगा। लेकिन इन टेस्टों के साथ दोगे तो एटलीस्ट आपका वो भाग प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 70 to 15 से 20 के आसपास सवाल आते रहते हैं हर बार। करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें, लाइक करंट अफेयर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मजेदार चीज है कि इस बार दोनों ही नहीं है, तो इस बार आनंद ही आनंद है, घी दूध की नदियां बह रही है, मंडाल सर के शब्दों में। ठीक है। तो इस बार करंट अफेयर के नाम पे बहुत कम चीजें, हालांकि करंट अफेयर तो है, देखो PT 365 में करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है। या Win24 सीरीज आप देख सकते हो मृणाल सर की, ठीक है, दोनों ही जगह पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। जिन लोगों को मृणाल सर का नहीं भेटता वो PT 365 देख लो, जिन लोगों को PT 365 नहीं देखती मृणाल देख लो, और जिनको दोनों में मजे आते हैं दोनों देख लो, दोनों में एक ही चीज पढ़ाएगा ले देखे। ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से करना है। अब देखो इकोनॉमिक्स को ना पूरा ले दे के 3 पार्टों में बांटना। जब भी आप, एक काम आप ये कर लेना कि इसके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है। लाइक तीन, अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे तीन चीज कंसेप्ट है कि एक तो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ूंगा, एक मैं बजट पढ़ूंगा, और एक मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ूंगा। तीन ही चीज, पिलर। अब इसमें CPI, WPI, मापन, मनी, मनी बैंकिंग फाइनेंस, सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो अपना पहले ही ना एक कंसेप्ट क्लियर रखो कि मैं कौन से सेक्शन में चीजों को पढ़ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा आपके दिमाग में फ्रेम क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी में अगर जिन लोगों के फ्रेम क्लियर है, जैसे मैंने आपको कल वाला जो एक पीडीएफ भेजा, दिनेश ने भेजा, उसको अगर आपने देख लिया और उसमें आपको ईयर वाइज आपको चीजें समझ में आ गई कि अरे हाँ इससे चीजें ये थी, और मैंने आप लोगों को कल वो डायग्राम भी बनवाया था परसों, तो अगर वो आपने देख लिया तो मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि ऐसी ऐसी चीजें चलती है और इस सिक्वेंस में चीजें चल रही है। सेम इकोनॉमिक्स में कनेक्टिविटी का इशू, अगर कनेक्टिविटी आपकी अच्छी है इस टॉपिक से इसमें जाने में बहुत आसानी रहती है। अगर आपको ओवरऑल क्वेश्चन बनता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग साइलोज में है, तो आपसे पूछता है कि इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इन तीनों के बारे में नहीं सोचोगे जब तक, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और आपको मजेदार चीज बताऊं, एक मुंडल फ्लेमिंग ट्राइलेमा था आज के 1 साल पहले, न्यूज में था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो लीजिए कि तीनों चीजों के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ऐसी ही चीजें इंटरकनेक्टिविटी के साथ आती है, तो उनको आपको अच्छे से करनी है। अनोदर पार्ट इज बजट। अब बजट में कौन कौन से कैपिटल, करंट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट है या रेवेन्यू अकाउंट है। अब रेवेन्यू अकाउंट में कौन सा भाग है, कौन सा कैपिटल अकाउंट का भाग है, इसका इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव पड़ेगा, रेवेन्यू घाटा कौन कौन सा होता है, रेवेन्यू घाटा होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन कौन सी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सा मंत्रालय क्या क्या काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, लाइक जीएसटी वगैरह, करों का, जीएसटी का कितना रेवेन्यू रहा, जीएसटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो सारी चीजें भी आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अनदर पार्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में नीर रीर पूछ लेगा, उसके बाद उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो पूछ लेगा कि
करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का, बहुत इजी इजी सवाल पूछते हैं। इकोनॉमिक्स के सबसे इजी अगर कोई पेपर आता है तो इकोनॉमिक्स के सवाल पूछता है, लेकिन कुछ एक सवाल टफ भी आने लगे हैं। पिछले 2 सालों से कुछ एक सवालों की टफनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन वो मतलब मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि, और कट ऑफ भी तो यार 75 आ गया ना, मतलब भाई थोड़ा टफनेस बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी 75 आ गया। ठीक है, तो उतनी चिंता नहीं लेनी, आपको आराम से इजी वे में पेपर करना है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, कि जितना इजी वे में उस पेपर को करोगे ना एग्जाम हॉल के अंदर, उतने अच्छे से उतने ज्यादा सही होते हैं। एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जितना एंजाइटी लेके पेपर करोगे उतने कम सही। अगर पेपर को सही से करना है तो आराम से फ्री माइंड छोड़ दो, पत्ते खेलने की फिराक में आ जाओ कि 3 दोस्त है 4 दोस्त है, पत्ते खेल रहे हैं, कौन से पत्ते आएंगे पता नहीं, जो आएंगे उन्हीं से खेलना है। ठीक है। और मैं मजेदार चीज बताऊं, मेरे को पत्ते खेलना नहीं आता, मैं बार बार यूज लेता हूँ। मेरे को गेम भी एक ही पता है कि कोई वो घूस वूस होती है, उसके अलावा मेरे को गेम भी नहीं पता कोई होता होता। तो ऐसे में सोचना है कि सर तो एकदम जुआरी आदमी है। ठीक है। सो बेसिक, अब क्वेश्चंस के कुछ एक टाइप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम लोग इसका एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि विजन वालों का ना मेरे को थोड़ा सा कभी कभी लगता है कुछ एक जगह पे कि मामला जमता नहीं है। तो हम लोग वो करेंगे पहले। हाँ, चलो यहाँ बात करते हैं, देखो इकोनॉमी। अब देखो, हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें एक सेक्टर और था जिसको एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया। देखो पंचवर्षीय योजना आप अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से 3 से 4 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो इवन 60 नंबर का आता है, तो वो तो एक्चुअली मेंस वाला तो आउट कर देता हूँ मैं पेपर ही। ठीक है। प्रीलिम्स वाला मैं आउट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे मेरी लिमिटेशंस मेरे को खुद को नहीं पता रहता। मेंस वाले में आपको ये बता दूंगा कि ये सवाल आएगा, ये पढ़ लो बस खत्म। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाइक एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर आपको पता ही होगा, मनी बैंकिंग फाइनेंस वाला जितना भी सेक्टर है, CRR, SLR, बैंकिंग में कौन सा बैंक से पेमेंट बैंक कैसे बना, वो सारी फलाडी का सारी चीजें इसी में अंदर आएगी। तो इसका 4.8 मतलब 4 से 5 सवाल, मतलब 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। अगला फिजिकल पॉलिसी के 3 से 4 सवाल, वो बजट वाला सेक्शन। ठीक है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन। एक्चुअली मनी बैंकिंग फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी एक ही है, तो सबसे ज्यादा 10 नंबर का मतलब 5 से 6 सवाल इसके आते ही है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ ले, कुछ ऐसे इजी सवाल पूछते हैं, तो उसमें कोई चिंता वाली बात भी नहीं होती। अगला फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, अगला मनी बैंकिंग फाइनेंस का फाइनेंस वाला सेक्शन है, जिसमें आजकल पूछने लगा है, पिछले 2 सालों से पूछने लगा है, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड। या तो पता नहीं उन्होंने शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगा दिए होंगे, तो उसके चक्कर में जानना चाहते हैं कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे मेरे पैसों। अगला एक्सटर्नल सेक्टर की बात करूं, तो एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला है, और बेसिक कंसेप्ट कुछ एक सवाल। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत रेयर ही पूछ रहे हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन के बारे में उसने पूछ लिया पिछली बार 15, वो मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। जैसे ही आपको सवाल देखोगे ना, जैसे फाइनेंस कमीशन आ गया और फाइनेंस कमीशन से सवाल नहीं पूछा, तो वो उसका प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है कि वो वहां से पूछेगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी इससे भी इस बार पूछेगा, MCLR पूछ ले इस बार। नई रेट और आई है ना, वो किसको बोलते हैं, उसके 4 अभ्यास में एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वैसे सवाल पूछ सकता है। अब जैसे SLR से उसने 2-3 बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। CRR, SLR, ये इकोनॉमिक रिसेशन, मंदी में क्या होगा, तेजी में क्या होगा, वो सारी चीजें पता है आप लोगों को, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी कब होगी कब नहीं होगी, फेड टेपरिंग क्या है, यूएसएस वाली सारी चीजें आपको पता ही है। अगला 5 ईयर प्लान वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप कर ही लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है। बजट वाले सेक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी पे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रिजीम है, ठीक है, उसके 4 आयाम, वो मेरे को पता है, वो जबान पे नहीं आ रहा था, ठीक है, वो उतना समझ रहे सब लोग। ठीक है। अगला, कि भाई एक तो देखो ये टर्मिनोलॉजी ना सबसे ज्यादा यही आ रही है, फिजिकल पॉलिसी वाले बजट वाले सेक्शन से टर्मिनोलॉजी पूछता है।
लाइक वो बोल देगा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पूछ लेगा। उसके अलावा टैक्स के बारे में एग्जांपल दे देगा, कोई किसी टैक्स का नाम दे देगा, जीरो लेवी टैक्स या कुछ ऐसे करके टैक्स टैक्स के बारे में दे देगा। बीईपीएस के बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछते हैं। 5 ईयर प्लान स्पेशली ध्यान देना आप लोग। मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशली 3 सेक्टर पे तो आपको ध्यान देना है। मनी बैंकिंग फाइनेंस, बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, 3 सेक्टर और एग्रीकल्चर, 4 सेक्टर कर लो बस। बाकी जो मृणाल सर पढ़ रहे हैं उसके अलावा की चीजें मत पढ़ना भाई। कॉस्ट बेनिफिट जीरो है उसका। ठीक है। तो 4 सेक्टर वहां से कर लेना, उसके अलावा सारी चीजें छोड़ देना, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट जीरो उनकी गवर्नमेंट स्कीम पुराना 12,000 1200 1300 पेज का उनका नोट्स हो गया है। तो बर्बाद करने की स्थिति में 1200 पेज एक आदमी दिन में 20 पेज भी पढ़ेगा तो 100 पेज भी पढ़ेगा तो 12 दिन तो वैसे इकोनॉमिक्स में चलेगी। और 12 दिन इकोनॉमिक्स में लगा देगा तो पास करेगा क्या। ठीक है। तो या तो उनकी समरी बना लो आपको जो जो काम का लगता है पीवाईक्यू के बेस पे, नहीं तो फिर आप हम लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना। अगला, बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम से सबसे ज्यादा जब बैंक रेट हो गया, डिमांड डिपॉजिट क्या है, की टर्म शेयर मार्केट की टर्म शेयर मार्केट की किसी एक की भी क्लास देख लो यार। लाइक मृणाल सर की क्लासेस में 24 सीरीज में उसने अपडेट कराई होगी मेरे हिसाब से। अभी तक मैं, मेरे को पता नहीं उन्होंने कराई है कि नहीं कराई, मैंने देखी है नहीं। तो पर उन्होंने कराई होगी आई थिंक, क्योंकि वो सारी चीजें करवाते रहते हैं और वो उन्होंने अच्छा अच्छा भी करवाते हैं। बाकी पीटी 365 में भी कवर करवाया होगा तो उतनी चिंता लेने वाली बात नहीं है, दोनों जगह में से एक जगह कवर हो ही जाएगी। अब ये बेसल थ्री देखो, ये कोर बैंकिंग, एनपीए, बिटकॉइन, ये बेसिक ऐसी चीजें हैं जो मनी बैंकिंग फाइनेंस से 5 से 6 सवाल आते ही आते हैं वहां से। ठीक है। तो इसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है। अब देखो 3 इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये गवर्नमेंट, ये कैपिटल बजट, ट्रेजरी बिल, ये बजट वाला सेक्शन है तो बजट वाले सेक्शन में आप वैसे भी पढ़ लोगे। भाई बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड का क्या इम्पैक्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है यार अभी तक। ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, M3 क्या होता है, M2 क्या होता है, M0 क्या होता है, बेसिक सवाल पूछता है। तो अभी इतनी चिंता लेने वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक्स वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आपको नंबर आराम से आता है इकोनॉमिक्स में। और ऐसा नहीं है कि अपने को 22 अब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 नंबर लाने ही लाने हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर अपने को 20 सवाल आ रहे हैं और अपने 10 भी सही हो रहे हैं तो अपने पास होने लायक जुगाड़ हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। बिना काम का हाथ पैर नहीं मारना है, एक ही सोर्स से करो। जिन लोगों ने, अभी सोर्स को लेकर मैं बात करता हूँ। ठीक है। एक्सटर्नल डब्ल्यूटीओ, हाँ डब्ल्यूटीओ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मैं भूल गया इसका। आप लिख लेना डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की जितने भी एग्रीमेंट है, कब कब हुए, कौन सी उसमें हुए और कहाँ कहाँ इसमें इंडिया वो कर रहा है, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है। एक बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, एडीबी हो गया। अगर इनका कुछ डेटा बना रखा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को आप मैसेज डाल देना, मैं आप लोगों को किसी सेशन में करवा दूंगा इन फ्यूचर। नहीं तो अभी मेरा प्लान है, अभी मेरे को एक बार फ्री होने दो विजन से। अभी क्या है, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई किया हूं, अगर मैं छुट्टी मेरे को अप्रूव होती है तो हो सकता है मैं आप लोगों के कुछ सेशन एक्स्ट्रा करवाऊं और उसमें वो चीजें करवाऊं जो यूपीएससी में बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है। तो वहां से 4-5 क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं, अगर मैं क्लास नहीं भी करवा पाया तो आपको पीडीएफ भेज दूं। ठीक है। बाकी ये आसियान, आईएमएफ, आईएमएफ भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एक रिपोर्ट इंडेक्स आप देख लेना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन की, और उनके कुछ एक, देखो ऐसे याद करोगे ना तो आपको चीजें याद नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे जिसके सामने ग्लोबल लगा होता है ना, वो जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट होती है। ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉजिक ढूंढना कि क्या इसकी रिपोर्टों में क्या ऐसा, जैसे कम्पिटिटिवनेस है, कम्पिटिटिवनेस भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है, एक वर्ल्ड बैंक की का कुछ और एक्रोनिम्स होता है। तो हर एक जो रिपोर्ट है जिनका अपना अपना कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स होता है, तो उनको थोड़ा दिमाग में रखना। और रिपोर्ट और इंडेक्स भी थोड़े आते रहते हैं तो उनको भी थोड़ा अच्छे से देखना। और नहीं बना रखे तो आप मेरे को बोल देना, क्योंकि वो मीन्स में भी आपके काम आएगी। दो चीज करना, एक तो इंडिया की रैंक याद रखना, और कौन सी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है। रैंक इसलिए याद करनी है क्योंकि वो आपको मेंस में डायरेक्टली बेनिफिट करेगी, इंट्रोडक्शन में बेनिफिट करेगी, किसी फैक्ट को देने में काम करेगी, तो वो बहुत ज्यादा काम आती है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन था, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। और अब हम वही उसी सेक्शन पे जा रहे हैं यहाँ से कुछ सवालों की ओर। सो यहाँ से बात करते हैं हम लोग इस सवाल को। अब यार इसमें तो आंसर भी दे रखे हैं ना बाप। ठीक। अब देखो, स्टरलाइजेशन एकदम वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल। क्या है, नहीं यार रहने दो।
हाँ, मैं बात कर रहा था बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल है, डायरेक्ट एट है। आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को कुछ पढ़ने की जरूरत थी? बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको स्टेलाइजेशन पता है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो स्टेलाइजेशन के थ्रू सेट होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अगला है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये तो उसका तो भाग भाग वैसे भी नहीं है, उसका केंद्र राज्य सरकारों वित्तीय। तो ये तीनों चीजें नहीं है, एक्चुअली स्टेलाइजेशन होता है जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सेक्शन पढ़ोगे तो स्टेलाइजेशन समझोगे, वो पैसे को कैसे मैनेज करता है। ठीक है। और उसके बाद आरबीआई ओपन मार्केट, वो भी एक तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन ही होता है, जिसमें डॉलर वॉलर को कैसे मैनेज करना होता है उससे संबंधित था। तो बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको कर सकते थे। अब देखो मुद्रास्फीति को कौन उत्तरदायी है, इजी सवाल है। मेरी आवाज बाकी लोगों को दिक्कत है? भाई आपका खुद का नेटवर्क में दिक्कत है, काट कर फोन को कट करके वापस कनेक्ट करें। ठीक है। अगला, कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी? तो सीधी सी बात, आरबीआई रहेगा ना भाई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। तो इजी सवाल है, एकदम फैक्चुअल है, इनमें कुछ भी आपने को नया नहीं करना है, इजी सवाल होते हैं। अब ये देखो ये सवाल, यूपीएससी हमेशा इतना लॉजिकल पेपर बनाता है, मुझे तो मतलब ऐसे लगता है कि अगर आदमी लॉजिक लेके भी चला जाए ना, कुछ भी नहीं पढ़ के जाए और उसकी बेसिक नॉलेज, तो भी वो पास हो जाता है। क्या लिखा है तुमने? ठीक है, हाँ। ये बोल रहा है कि आरबीआई अन्य बातें के अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार की मांग बढ़ सकती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की बाजार की मांग बढ़ सकती है, इतना समझो। मांग बढ़ रही है और कोई चीजें पर, अन्य चीजें परिवर्तित नहीं हो रही, लेकिन वस्तु की मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड कब बढ़ सकती है? तो सस्ती हो गई है। अब ऐसे समझो, ये पानी की बोतल है 6 रुपए की मिलती थी, अब ये फ्री में मिल दो 1 रुपए की मिलने लग गई। तो लोगों को पानी तो पीना ही है भाई, तो इसकी डिमांड बढ़ सकती है, ये पैसा कम हो गया तो बढ़ सकती है ना। यार तुम इससे नहीं समझोगे। ये एप्पल का फोन है मान लो, ठीक है। अब एप्पल का फोन कल को 2-2 हजार में बिकने लग जाए, तो तुम इसके कितने लोग खरीद के लाओ? सब खरीद लाओगे। तो सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ गई, इसकी कीमत घटती है, चार तो रहेगा ना ऑप्शन, कोई दिक्कत? एक तो कट ही गए। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। अब भाई, अब एक आदमी को फोन लेना है, किसी को, एक को एप्पल लेना था और एक को गूगल लेना था। अब गूगल वाला अपने फोन की कीमत कर दे 1.5 लाख, ठीक है, और एप्पल वाली 60 हजार। अब जो लोग गूगल पे डिपेंडेंट थे, पहले गूगल वाला फोन लेते थे, अब वो फिर से आईफोन की तरफ जाएंगे भाई। सिमिलर फीचर है, तभी तो स्थानापन्न कर पाएगी ना वस्तु को, रिप्लेस कर पाएगी। सीधी बात है, तब भी बढ़ सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है इसमें? हमेशा लॉजिक के साथ सोचोगे, तुम्हें नहीं पता, इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट नहीं पता ना, तो भी तुम सोचोगे ना लॉजिक के साथ, तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अगला देखो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। अरे भाई, आईफोन आईफोन था, सस्ता तो हुआ नहीं, इसका चार्जर ना 5 लाख का हो गया, तो तुम खरीदोगे आईफोन को फिर? नहीं खरीदोगे ना भाई, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, काट दो। अगला, वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं गिफ्ट एंड गुड। ठीक है। एक्चुअली मेरा इकोनॉमिक्स रहा है तो मेरे को थोड़ा मतलब ज्यादा इजी लगता है, पर मैं वैसे भी बता देता हूँ आप लोगों को। गिफ्ट एंड गुड्स, गिफ्ट एंड गुड्स क्या होती है कि, अब देखो जैसे आदमी के पास पैसा बढ़ता है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि आईटेल का मोबाइल, आईटेल का मोबाइल सुना? आईटेल, आईटेल का मोबाइल, अब ये भाई घटिया मोबाइल था, ठीक है, पर लोगों के पास था ही 1-1 हजार, तो सबने ये ले रखा है। अब तुम्हारी बढ़ गई, तुम्हारे पास बढ़ गया पैसा, ठीक है, तुम हो गए करोड़पति, तो तुम ये आईटेल वाला मोबाइल, सब लोग करोड़पति हो गए, तो सब लोग आईटेल का मोबाइल खरीदेंगे या आईफोन खरीदेंगे? आईफोन खरीदेंगे, इसकी मांग तो घटेगी ना भाई, ये तो सस्ती वस्तु थी, घटिया थी। तो ये भी उल्टा बोल रहा है, और इसका वैसे इससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखना, हो सकता है यूपीएससी रिपीट करते, डिफेंड गुड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आंसर अपना आ जाएगा एक और 4, और जैसे अपन दो को भी काट देते ना, देखो दो काट देते, दो काट देते, तो ये भी कट गया, और तीन वैसे जैसे काटोगे अपना आंसर आ गया। ठीक है।
तो बस लॉजिक जिंदा रखना, आपको आराम से पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें पूरे पेपर। जीएस में इवन 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 50 क्वेश्चन तो लॉजिक से सवाल सोल्व हो जाते हैं। बाकी 15 से 20 सवाल आप वैसे सोल्व कर लोगे यार, पढ़ा इतना तो पढ़ा ही है आपने। 70 सवाल सोल्व करने हैं, 10 मान लो गलत हो गए, 60 सही हो गए, बस खत्म, उतने में पास हो गए। मान लो 40 तुम्हारे, तुमने यहाँ पे 20 सवाल और किए थे, 30 गलत हो गए, तब भी तुम पास हो। तुम 40 गलत कर दोगे ना, तो भी तुम पास हो। यहाँ पे 50 सही कर दोगे, 50 गलत कर दोगे ना, तो भी 100 हो गए, और 0.6 घटाओगे तो कितना हो गया, 30 नंबर घटा दोगे, तो फिर तो थोड़ा फेल होने के चांस हो जाएंगे। मतलब एस टी एस सी और ओबीसी में हो तो तब भी पास हो जाओ, ओबीसी वाले तो फिर भी नहीं होंगे, मतलब एस टी एस सी वाले तो फिर भी पास हो जाएंगे। कोई आदमी 100 क्वेश्चन करके 40 सही कर रहा है और 60 गलत कर रहा है ना, एस टी वाले और एस सी वाले, तो वो तो फिर भी पास है। उनको तो पेपर में बैठ के जाना है, बस 47 नंबर कट ऑफ है यार। मतलब क्या ही बताऊं अब उसका, मैं क्या बोलूं, वो तो पेपर भाई बुरा मत मानना जो भी, मतलब मैं, मेरा ऐसा कोई भावना आहत करने का मतलब नहीं। पर मैं बोल रहा हूँ कि ये कट ऑफ लाइक सीसेट की वजह से हो रहा है, तो सीसेट इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक सेशन में एक्स्ट्रा इसीलिए ले रहा हूँ कि तुम लोगों में से कुछ लोगों को सीसेट इशू है, तो कम से कम एटलीस्ट क्लियर करें यार। इसको देखते हैं। चलो इसको देखो, ये देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है कि यदि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मुद्रास्फीति अत्यधिक है, कीवर्ड हमेशा कीवर्ड मैंने बोला गोले करना, तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अच्छा, सरकारी प्रतिभूतियां, अब ये आरबीआई है, अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा तो इसको अपनी जेब में से पैसा देना पड़ेगा, यही हुआ ना इसका मतलब। तो भाई मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। यार तुम्हें इतनी इकोनॉमिक्स आती है ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं इतने भी नहीं आती। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपनी जेब से पैसा निकालूंगा, तो मार्केट में पैसा और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। और ये बोल रहा है कि इन्फ्लेशन को रोकने का है भाई साहब, तो ये तो उल्टा बोल रहे हैं ना। तो जैसे एक काटोगे आंसर है। पर ऐसे ऐसे जो ऐसे जो चमत्कार थे वो नाम बंद हो गए। ठीक है कि एक को काट दो और बाकी उत्तर आ गया, तो ये चमत्कारों के चक्कर में ना फंसे और थोड़े बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ना शुरू करें। तो यदि रुपया बाजार में मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई डॉलरों को संभावित रूप से बिक्री कर सकता है। हाँ भाई, वो जेब से पैसा निकाल के देगा तो हो सकता है कि भाई उसकी डिमांड कम हो जाए। अगला, यदि यूएस यूरो के संग बाजार ब्याज दरें करती है तो संभावित रूप से आरबीआई डॉलरों की खरीद। अब देखो मजेदार चीज, इन दोनों कंसेप्ट 2023 में सवाल पूछा है उसने, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट। चलो, डेटा यार उसके पास है, वो ले गए उस वाले के लिए। हाँ उससे। हाँ भाई, इसका बताओ, 14 में सी। अभी तक मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा पेपर आता है फिर से सेम पेपर आता है उस टाइप वाला, तो अगर ऐसे ऑप्शन आते थे ना 1 2 2 3 1 3, तो जनरली क्या होता था कि इनमें से एक ऑप्शन सही होता था, जनरली। ठीक है, लेकिन अब चीजें बदल गई, अब ऐसे ऑप्शन आते नहीं, तो अब मैं क्या बताऊं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो यही सोच के गए थे पिछली बार कि ऐसा आएगा, ए बी सी तीन, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 100% 100 के 100 करके आऊंगा। और ये तो मेरे को आता है, ये तीन में से जेड में से एक सही हो जाएगा, 33% प्रोबेबिलिटी, 25% गलत होने की। तो 33% जैसे ही गए आप नेट पॉजिटिव, तो मैं तो पास हो जाऊँ। और यूपीएससी ने बर्बाद कर दिया बच्चों को, मतलब उनकी धंधा बंद करा दिया। उन्होंने पहली बार दुकान खोली थी, बहुत सारे ने पता है क्या बोला था कि 175 ट्रिक सीखे और यूपीएससी करे पास। ये देखो यूपीएससी पूछता है, ये क्या है, कौन था, किटकेट के रैपर से सवाल पूछता है यूपीएससी। वो सरों ने अपना पीडीएफ बना दिया था, 500-500 रुपए का कोर्स बेच रहे थे। मेरे को भी लगा एक बार तो मैं भी बेच ही देता हूँ, मेरा ज्यादा अच्छा चलेगा। चलो भाई कोई नहीं, वाटर क्रेडिट के बारे में, अरे यार मतलब मेरा धंधा किसी का चौपट करने का मतलब नहीं है, पर
इतना भी मत चलाओ कि बेचारे कट ऑफ भी 75 आ जाए, इतना धंधा सिखा दिया लोगों को। और फिर मैं इस बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ लेना ज्यादा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी अपने पीवाईक्यू का बबल फोड़ दे इस बार। क्योंकि अभी मार्केट में जो चल रहा है इस बार, जैसे पीवाईक्यू 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 पीवाईक्यू, पिछले बार तक कोई नहीं पूछता था। अभी मार्केट में ऐसे आ गया, पीवाईक्यू करो और पास हो जाओ, पीवाईक्यू करो और पास हो जाओ। तो थोड़ा बेसिक भी पढ़ते रहना, एनसीईआरटी वगैरह जो भी आप लोगों को सजेस्ट किया उनको एटलीस्ट एक बार पढ़ते रहना। पीवाईक्यू अप्रोच तो आप सीख ही रहे हो, स्मार्ट एलिमिनेशन अप्रोच सीख रहे हो, लेकिन वो भी पढ़ते रहना। चलो ये देखते हैं वाटर क्रेडिट के बारे में। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना, मतलब सब्सिडी के बिना, अपनी जल्द आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। हाँ भाई, हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगला। यह एक वैश्विक पहल है। अच्छा, ठीक है, वाटर क्रेडिट जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, अच्छा डब्ल्यूएचओ, और वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ आ गया है कि तू टेंशन मत ले, तेरा भाई है तेरे साथ जिंदा। मतलब तुम्हें लगता है ऐसा करेगा कुछ? और वो भी ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी एंड से जुड़ा हुआ। तो जैसे ही एंड से जुड़ा, वन वन 1/2 तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज की वैसे ही घट गई। फिर 1/2 से फिर से जुड़ गया वर्ल्ड बैंक, तो 1/2, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सही होने की, जबकि 3/4 है गलत होने की। तो ऑब्वियसली मैं 3/4 पे जाऊंगा, काट दूंगा, ऐसे काटूंगा, ऐसे ऐसे नहीं काटना, टाइम लग जाएगा पेपर में। ठीक है, अगला। यह जल के स्वास्थ्य क्षेत्रों के कार्य के लिए, हाँ भाई फिर तो ठीक है, जैसे मेरा दो गया, दो गया, दो गया आंसर आ गया, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, अगला। इसका तो आंसर आप लोगों ने देख ही लिया है, तो केवल 3। बाकी ये सवाल बहुत टफ था, ये नॉलेज बेस्ड सवाल था और करंट अफेयर बेस्ड था। तो आपको ऐसे सवालों के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ रैपिड ट्रांजेक्शन है, मैं समझ रहा हूँ ये इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन करंट अफेयर का सवाल था, न्यूज में था, तो थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, ये इससे कर दिया था। बाकी स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी, किफायती आवास, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, और ये थोड़ा लग्जरियस गुड में आता है, तो हो सकता है ये इसमें इंक्लूड ना हो। लेकिन कोई ऐसे भी सोच सकता है कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो उसमें रैपिड मास ट्रांजेक्शन आ सकता है। वो माइंडसेट का गेम। तो अभी इसको होल्ड पे रखा हूं, इसलिए मैंने बोला कि थोड़े करंट अफेयर पे भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर ऐसा ही होता और 100 में से 100 ही इसी तरीके से हो जाते, तो मेरे तो हर बार 200 में से 200 आने चाहिए थे। मेरा तो लॉजिक कितना जबरदस्त हो रहा। और नहीं होते, नॉलेज बेस्ड भी सवाल होते हैं, तो आपको नॉलेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, वो तभी ये काम करता है कि आप तो तुक्के से लगा के आते थे, आपके नंबर आ जाते हैं। अगला, अप्रत्यक्ष अंतरण के बारे में, तो करंट अफेयर में आएंगे और कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल आएंगे। अब देखो ये वाला सवाल, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का व्यापक साधन हो सकता है। भाई मुझे नहीं पता, पर ये बोल रहा है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को स्थानांतरित कर देते हैं। ऐसे क्यों करेगा भाई, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। जब ऐसा ही कर देगा तो फिर बचेगा क्या बेचारे को? तो ये जैसे काटोगे आपका आंसर आ गया, है कि नहीं? अरे भाई कैसे कर देगा प्राइवेट सेक्टर, मतलब ऐसे हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का सारा पैसा सरकार के पास आ जाएगा, फिर ये निजीकरण क्यों कर रहे हो आप? भाई अभी अभी हम एलपीजी के दौर पे गुजर रहे हैं ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो उल्टा बोल रहा है ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को स्थानांतरित कर देगा सारा का सारा पैसा ही पैसा। ठीक है, अरे हाँ, हाँ इन्होंने आंसर ये दे रखा है भाई, मेरा लॉजिक ये था, मैं इस पेपर के अंदर कि कल परसों ही किसी को समझा रहा था। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना है, इसके आंसर की बाकी आ ही जाएगी अभी, पर मेरे हिसाब से ये इलॉजिकल है। ठीक है, पेपर के अंदर ऐसा लग सकता है। एक्चुअली कल ही किसी को मैंने 2000, हाँ हाँ, एक्चुअली वो रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में है वो लड़का, तो वो कल आया था 2023 का पेपर लेके कि हमको इसे कैसे डील करना चाहिए था। तो उस टाइम मेरे पास ये लॉजिक था, तो मैंने वही बता दिया, इसका आंसर ये बता रहे हैं। बाकी आप देख लेना, मेरा हो सकता है कि मेरा मतलब इस लॉजिक में फिट ना बैठ रहा हो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। हाँ भाई इसको कर।
ये बोल रहा है अप्रत्यक्ष अंतरण की बात कर रहा है और जनसंचार माध्यमों से, ठीक है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित प्रतिबिंबित करता है। कोई भारतीय कंपनी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो जिसके प्रत्यक्ष निवेश मिलने वाले लाभ पर बाहरी देश में कर अदा करे, इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफरिंग बोलेंगे। एक्चुअली इससे आप अगर ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, और ये बेसिक कंसेप्ट था, तो इसको आप वैसे भी पढ़ लोगे, इसमें कुछ भी नहीं था टर्मिनोलॉजी बेस। ठीक है, अब देखो ये सवाल इजी सवाल था, लाइक ये बोल रहा है कि काले तिल न्यूनतम संवर्ग 2023 का पेपर है, उपलब्ध करा था। हाँ भाई कराता होगा, मुझे नहीं पता। 23 फसलें हैं, और काला तिल तो अब मतलब राजस्थान जैसे, मतलब अगर मैं राजस्थान स्टेट की बात करूँ तो मैं जहाँ से हूँ वहां पे काला तिल खूब बहुतायत मात्रा में होता है, तो भाई वो करवाता होगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो मेजर फसल है, मतलब बाजरे के साथ तो वही होता है पूरा राजस्थान, तो मतलब उसको तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगला, काले तिल की खेती खरीफ की फसल में होती है। हाँ भाई ये तो बेसिक सवाल था, मतलब ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, भारत में कुछ जनजातीय लोग काले तिल का, हाँ भाई काले तिल करते हैं, काले तिल करो, हरे तिल करो, पीले तिल करो, कोई जनजाति तो करती होगी, कितनी जनजातीय रास्ता है इंडिया में। ये तो वैसे भी सही हो जाएगा, 2 और 3 तो वैसे भी सही था, ज्यादा से ज्यादा डाउट इसमें हो सकता था, तो ये तो वैसे भी मतलब मेजर क्रॉप है तो उसको तो वैसे भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो तीनों सही है। अगला देखो, क्रेडिट रेटिंग है, फिर देखो ऑर्गेनाइजेशन गलत दिया हुआ है, आरबीआई दे दिया। ठीक है, चलो आगे। तो ये करंट अफेयर में भी था चीजें, तो करंट अफेयर और बेसिक के साथ होती है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग सोर्स क्या क्या फॉलो कर रहे हो। ये देखो, करंट अफेयर तो पढ़ना है, मनी बैंकिंग ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, तो ये मैं कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सोर्स क्या रखोगे आप, और दूसरा करंट। तो करंट अफेयर PT 365 आई होप कि आप लोग ले लोगे, और टेलीग्राम से क्लास तो आप जुगाड़ ही लोगे, मतलब उसमें तो आप एक्सपर्ट। पर पाए ऐसी मत करना, खरीद सकते हो तो खरीद लेना, कि क्या करोगे इतने पैसे का, साथ में तो जाएगा नहीं कुछ। ठीक है, और जो, अरे भाई बैंक से रिलेटेड होता है, लेकिन वो क्रेडिट रेटिंग किसकी देगा, बैंक की देगा या फिर कंपनी की देगा। भाई आपने जो भी सोर्स पढ़ा है, आपने जो भी सोर्स पढ़ा है, XYZ, मृणाल, रमेश सिंह, डालते जाओ, मैसेज डालते जाओ। डालो डालो, मैसेज ही खत्म हो गए क्या तुम लोगों के यार। PYQ की समरी पर्याप्त नहीं है। ये PYQ पे एक दो चार लोग तो ऐसे हो गए, PYQ पे मर जाएंगे हम लोग। PYQ नहीं पूछे ना उसने तो फिर मुंह लटकाते हुए आते उसका। तो थोड़ा एक ही चीज पे मत करो, आईसी डिगरा। क्लास नोट्स और PT 365, रमेश सिंह, रमेश सिंह, यार रमेश सिंह कैसे पढ़ लेते हो यार तुम लोग, मस्त। अजय जोशी, रामेश्वर सर, भगवान। क्लास नोट्स एंड QRM, ठीक है, कोई बचा तो नहीं है जिसका जिसने टाइप नहीं किया। क्लास नोट्स एंड यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब की दुनिया बहुत चकाचौंध है, थोड़ा बच के रहना। और QRM भी एकदम इतना शॉर्ट में है कि बर्बाद भी कर सकता है, तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेना, किसी के भी क्लास नोट्स ले लेना, एटलीस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके खुद के नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी चीजें हो जाएगी मैनेजेबल है, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी आता है। PT 365 एटलीस्ट जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी होता है, और थोड़ा एडवांस भी होता है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि विजन से खरीद के करो, ठीक है, वो चोरी भी कर सकते हो, तुम उसमें एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो मंथली मैगजीन की है अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक कंसेप्ट अगर चेक लिस्ट उसकी देख लो कि भाई ये टॉपिक कवर किया है कि नहीं किया, ये टॉपिक किया है कि नहीं किया, तो एटलीस्ट वहां से देख लें। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इतना ही करना है।
अरे तुम पुलिस वाले हो, तुमने तो इतनी रिश्वत दे रखी है, देश बर्बाद किया हुआ पुलिस वालों ने। है, मधुकर कोटवी पढ़ ये भी पढ़ाता है? भाई ये क्या नहीं पढ़ाता ये आदमी, मतलब मैं मतलब, भाई मत देखना यार, कुछ और देख लेना यार, मतलब ये ऑलराउंडर नहीं है। फिर यूपीएससी का पेपर आएगा, टफ आएगा, वो ही रोने लग जाता है। बच्चे रोते कि नहीं रोते, वो पहले रोने लग जाते हैं, चीटिंग है, चीटिंग है, ऐसे थोड़ी होता है। ये ऐसा टफ पेपर दे देते हो आप लोग। तो भाई पहले ही पढ़ा देता ना, थोड़ा एडवांस थोड़ी स्ट्रेटजी बता देता है यार, गाय बैल बकरी के एग्जाम्पल करा रहे हो। तो आपका जो मन है कर लेना, पर मेरा सजेशन है PT 365 एटलीस्ट आप कर लेना, ठीक है। कुछ भी नया कर सकते हो भाई। बस 83, ये 17 सवाल कहाँ रह गए उनके। यार पर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आई थिंक हो सकता है उनकी, मुझे नहीं पता भाई, सॉरी यार, रियली सॉरी। भाई मतलब मेरा कोई भी किसी से विरोध या ऐसा कुछ नहीं, प्लीज आप जो भी फॉलो कर रहे करो, आराम से करो, बस पास हो जाओ, ऐसी चीज पे अंधविश्वास मत करना, थोड़ी अपडेटेड चीजें रहना, ठीक है। लाइक जो भी आपने सोर्स फॉलो किया, एटलीस्ट करंट अफेयर PT 365 से कर लेना। आपने अगर, भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ जो दावे कर रहा है ठीक है, मतलब मैं सादर चरण इस क्लास मेरी ओर से, ठीक है। तो जहां से भी आए हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग अपने तरीके से पढ़ना, मैं किसी को रोस्ट क्यों कर रहा हूँ यार, इसको मतलब ये क्लास गलत हो गया यार, ये गलत, मैंने किसी का नाम नहीं लेना था। आई होप कि वो अच्छा कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, लाइक ये वाला पार्ट था, ये पिछली बार मतलब एक्सपेक्टेड था, इस बार भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है, तो इसको देख लेना है ना, कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा कैसे है। यूरेनियम और सोना एक खनिज भंडार तो वगैरह आप ज्योग्राफी में वैसे भी कर लोगे, कॉमन सेंस से भी कर लोगे। MSME की परिभाषा उन्होंने पूछ ली, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिक कंसेप्ट होता है, तो वो तो आपको छोटा खेत बड़ा खेत, ये बड़ा खेत बड़े किसान ऐसे करके कुछ कर सकता है, इजी सवाल था, अगर आप उसको वैसे भी करते हैं ना। मैं आपको एक्चुअली 2023 वाला पेपर जल्दी करवा भी दूंगा, आप किसी सेशन के बीच में उसको डाल के, फिर वो, तो उस हिसाब से ठीक है। ये सारी पढ़ना, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ना, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला, ये वाला सेक्शन, ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेशली एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, जिसने धामेश्वर सर के नोट्स पढ़े हो और साधुकर कोटवी सर की क्लास की हो, तो एटलीस्ट आप इनसे दो तीन हो जाना, ताकि आपका एक बेसिक कंप्लीट हो जाए, और कुछ बुरा होने से बच जाए, अनिष्ट होने से बच जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती है कि हर कोई अपना अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करता है, लेकिन कैपेसिटी, मतलब ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना भाई, मैं पूरा सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, आग लगा दूंगा, पास कर दूंगा, मेरे को पता है नहीं है कैपेसिटी, हर एक चीज नहीं कवर हो सकती, ठीक है। सो अब हम आप लोग जितने भी एक्सपर्ट थे, जैसा कि आपने बोला था कि अब इकोनॉमिक्स में तो एनवायरनमेंट में तो हम आग लगा देंगे, तो मैं थोड़ी सी आग लगवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जलवा देखना चाह रहा हूँ आप लोगों का। तो मैं उस PDF को खोल लूंगा और आपसे आंसर पूछूंगा, और कुछ लोगों से लॉजिक भी पूछूंगा, और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग फिर से परसों, हाँ, परसों रख ले सेशन, किसी को कोई दिक्कत? वन डे आफ्टर, किसी को कोई दिक्कत है? इकोनॉमिक्स या साइंस टेक का सेशन में रखूंगा, जो भी, या C सेट का रखूंगा, ठीक है। कोई टेस्ट भी रख सकता हूँ मैं, मतलब सुबह, पर टेस्ट 2 घंटे पहले भेज दूंगा, ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा के रख लो, ठीक है। चलेगा? नहीं चलेगा? तो सुबह भेजिए पेपर आप लोगों को। अरे कैमरा ऑन करो ना यार, बाकी लोगों का कैमरा ऑफ क्यों है? क्या तुम सो जाते हो क्या, मतलब बीच में थोड़ा? अब नींद आ रही है बहुत तेज। अच्छा, एक रख लो जगाने वाली, जो जैसे सो मुंह पे चप्पल मारे धड़ाक से, एग्जाम तक।
नींद आ रही क्लास में, नींद आ रही। इतना बोरिंग तो क्लास में नहीं लेता यार मैं। अभी तुम्हारी नींद का जुगाड़ करवाता हूँ। अरे, यहाँ तक तो हम कर चुके थे आई थिंक 60 पेज तक। अच्छा हाँ। अरे यार, अच्छा इसको वहां करते हैं। सो एक एक तैयार हो जाओ भैया, अब आंसर देने के लिए, और लॉजिक के साथ देना है, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो हम कर चुके थे। ये वाला सवाल कर लिया था क्या हमने? ये वाला नहीं किया था ना? हाँ। तो मोहित बताओ इसका आंसर कैसे करोगे? सर अभी मैंने एनवायरनमेंट पढ़ी नहीं है सर। अरे कोई नहीं, तुम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं सवाल ही वैसा दे रहा हूँ। ये तो मेरे को बोलना ही मत कोई कि कोई मैंने पढ़ा नहीं है ये। ये चारों नहीं नहीं समझ में आ रहा है। भाई, पढ़ने वाले सवाल ही नहीं है। कॉमन सेंस जिंदा कर ले, एक एक वर्ड पढ़ ले, तेरा आंसर आ जाएगा। ग्रेजुएशन तो कर लिया ना? हाँ सर। बस तो बस बहुत है, उतना ही चाहिए मेरे को, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं इस सवाल के लिए। सर सी। है? सी। अब देख, ये क्या बोल रहे हैं? कोड की बात कर रहे हैं, कोड की बात कर रहे हैं, और वो भी प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, और वो भी आर्ट। रिड्यूस, रियूज, ऐसा कुछ कोड हो सकता है ना ऐसा कुछ। अब देख, हम्म। निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। आर्ट कैसे करेगा भाई? क्या सोच के निकाला तूने इसको? तो R2 तो मैंने नहीं सोचा था, प्रैक्टिस है सोच के मैंने इसको निकाला था। अरे तो R2 मैंने क्या। वाला सोचेंगे तो ए ऑप्शन होगा। तो यही तो आंसर है इसका। तो इसमें तुम्हें कौन सा रॉकेट साइंस या पढ़ने की जरूरत थी? तो वैसे भी कॉमन सेंस से हो रहा है यार। तुम ये सर अभी कॉन्फिडेंस रख के। रिवाइज। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, रिवाइज होगा नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। यूपीएससी से पहले तुम्हें सेम फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं याद है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ये फीलिंग जिसको नहीं आई, या तो उसने तैयारी सही से नहीं की है, या पुराना चावल हो गया, उसको 5-6 साल हो गए अटेम्प्ट देते, और वो पास हो गया 2-3 बार। अगर ये नहीं आ रही फीलिंग, अगर ये फीलिंग नहीं आ रही, तो समझ लो कि आपने तैयारी नहीं की। तो जो तुम जिस स्टेज में ना कि मैंने सर रिवाइज नहीं किया, वो तो 100% रहेगा। अब मुझे बताओ कि अगर तुम एक एक वर्ड पढ़ते तो इसका आंसर आ सकता था आराम से। चलो भाई, इसका भी आंसर तुम ही दोगे। फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक मिनट। हाँ करेंगे। हाँ भाई। अच्छा। अरे, हम्म, तो दो का करवाऊं? तो फिर पॉडकास्ट में जाएगा अकेले? किस किस को लो? किस किस? अच्छा, पॉडकास्ट में उन दोनों करवा दूं? चल मैं करता हूँ फिर, है ना, मैनेजमेंट से बात करता हूँ एक बार।
है ना। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो मैं अपने सेशंस में तो था। हम्म। तो दो का एक, चल मैं करता हूँ ना, डिस्कस करते हैं, अभी सेशन ले रहा हूँ फिर। सचिन का यार पता नहीं, उसका दासा का था। हम्म। वही तो बात है। अरे उसकी वो कैटेगरी थी ना एक्चुअली। हम्म। उसको रेलवे मिल जाएगा। हम्म हम्म। आई होप कि आप लोगों के भी मैं ऐसे ही मैनेज करने पड़े, फिर तुम लोग फोन करोगे सर मेरा सेशन अकेले करवाओ या दो के साथ कराओ या अकेले पॉडकास्ट कराओ। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ तुम लोगों से भी। अभी इन लोगों के करवाने पड़ रहे हैं, तो अगली बार हो सकता है तुम लोगों का भी नंबर आए तो। बाकी इसको शुरू करते हैं, अभी मोहित की नींद भगाते हैं। हाँ भाई। तुमने क्या किया, बी? सर ऑप्शन ए। ए? हाँ हाँ। तुमने ये क्यों काट दिया भाई भाई? सर मुझे लगा कि जब ये बोल रहा है कि फर्नेस ऑयल जैसी कोई चीज है, तो हाँ। अगर पहला ऑप्शन सही है तो तीसरा उससे मैं रिजेक्ट करता हूँ कि ये पर्यावरण में नॉर्मली ऐसा नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये बोल रहा है फर्नेस ऑयल, ठीक है। हाँ अब तूने क्या किया कि गाड़ी चला रहा है। फर्नेस ऑयल क्या हम्म, होता है, एक तरीके से भट्टी का तेल होता है, मतलब तेल होता है। तेल समझ तू तो, डायरेक्ट तेल समझ ले। उसको तूने जलाया, तो उसके जलाने से तेरे को पक्का पता है कि इससे गंधक नहीं निकलेगा। सर मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया, जो सोचा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अरे तो उस हिसाब से नहीं सोचना भाई, गाड़ी चला रहा है तू, गाड़ी का तेल है, तू डीजल डाल, डीजल को तूने जला दिया मान ली भट्टी में। अब बता। तो सर सल्फर कंटेंट हो सकता है उसके अंदर, फिर जो तो भी डी होगा निकलेगा। ना। हाँ हाँ। अगला। और किसी को तो नींद नहीं आ रही ना? कोई है ऐसा जिसको नींद आ रही? ऑफर किया है पर्यावरण में। सर ऑप्शन बी। डी? बी बी। चलो ये तो सही है। ये तो तुमने देख भी लिया होगा, घातक मात्राओं को लिखा हुआ। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बाकी लोगों को आंसर समझ में आ रहा है ना, मैं टर्मिनोलॉजी बस हाईलाइट करूंगा, तुम्हें बस उतना समझ लेना, ठीक है। अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। हाँ, ये ये कौन कराएगा? हाँ भाई, मोहित बताओ आंसर। सर ऑप्शन बी होगा। बी? ये कैसे किया तुमने? सर पता नहीं, पुराना याद था कुछ। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी याद करना होता है। सर ऊपर लिखा है बालुई एंड लवड़ी क्षेत्र में, तो उसके बारे में बताया गया कि इसका जो ये है एंडेमिक है गुजरात के हाँ स्टेट से, ऐसा करके। ठीक है ठीक है ठीक है, तो समझ में आ गया ना। और यूपीएससी ने बाद में इसको ऑप्शन में पूछा भी है बाद में। और सर अब मुझे नींद नहीं आ रही है।
चल अब मैं अब नहीं पूछूं मतलब। चलो भाई, अब नया कैंडिडेट ढूंढते हैं जिसको नींद आ रही है। चलो मैं सबकी शक्ल देखता हूँ एक बार। कौन कौन नींद में हो सकता है? हिमांशु। चलो तुम म्यूट कर लो मोहित अब। आज मैं नए नए कैंडिडेट से मिलूंगा जिनको कभी मौका नहीं मिला। बताओ भाई। हिमांशु, हिमांशु। आवाज आ रही है मेरी हिमांशु रावत? गुटखा खा रहे हो? अरे इतना तो दी देर आंसर ही दिख रहा है यार। इतना सोचना ही नहीं था। ये भगवान, क्या हुआ, किन लोगों के बीच हूं मैं? अरे ये आंसर भी दिख रहा था मेरे भाई, तब भी गलत आंसर क्यों दिया है? क्या करोगे? ए वो भाई मुझे मारो, वो डायलॉग सुना है तुमने? पाकिस्तान जब हार जाता है तो वो स्थिति करवाओगे तुम मेरी? यार, जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से भाई आप ऐसा कोई भी कानून बना सकते हैं क्या आज की डेट में जो जैव विविधता को नुकसान करे? मुझे ये बताओ दो जी। कोई भी कानून हो वोटेवर, आयात निर्यात कर रहे हैं तो कोई भी जैव विविधता, सीमा शुल्क प्रबंधन तो जैव विविधता। ये तीनों, दो और चार तो पक्का ही सही, दो चार तो पक्का ही होना चाहिए ना, चार इसमें चार इसमें, ये तो कट ही गया। बी और सी ऑप्शन बचते हैं। तुमने किया है ए। अरे भाई वन अधिनियम में तो जीव जंतुओं का संरक्षण कराएगा ना जीव जंतु। क्या नींद में था क्या? तुम भी नींद में ही था अभी तो, है ना? अभी रुक, अब अगला अगला और देता हूँ मौका। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को लॉजिक इसका, सब बाकी सब लोगों को ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। हाँ, ये हिमांशु ही करेगा ये भी। बाकी लोगों की शक्ल देखूंगा मैं अभी किस किस को नींद आ रही। डी। भाई, अरे मैसेज मत करो यार, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैं इस बैच को नहीं पढ़ सकता भाई। मैं इस बैच को पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे को लग रहा है मैं ब्लंडर कर रहा हूँ। मैं ब्लंडर गलती कर रहा हूँ। यार ये ऑप्शन तो पढ़ लेता भाई। कहाँ गया वो हिमांशु, कहाँ गया? यार ये ऑप्शन तो पढ़ लेता, शाकाहार का प्रोत्साहन जैव विविधता को संकट कैसे दे सकता है? हाँ से फल सब्जी साग सब्जी खाऊंगा मैं, सब निपटा दूंगा जानवर। हाँ, अब मुझे पता लग गया पीटी क्यों फेल होते हैं लोग बाग। पहले मेरे को डाउट होता था कि लोग बाग पीटी फेल क्यों हो जाते हैं यार, ऐसे पेपर में भी। यूपीएससी कोई पैटर्न चेंज नहीं करेगा, ऐसा ही आएगा इस बार भी, टेंशन मत लो तुम। कोई भी भाई की पूछेगा। समझ में आ गया ना इसका लॉजिक? बाकी लोगों को, सब लोगों को भाई, साकार का प्रोत्साहन जैव में तो एयर में बनाया गया स्टेटमेंट। चलो भाई, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। हाँ, ये कौन करेगा? पुनीत ने, कुंदन। बताओ भाई। कुंदन। अरे बाकी लोगों को सबको मौका मिलेगा, टेंशन मत लो आज। और कितने लोग थे इनमें से जो बोल रहे थे नहीं हम तो वैसे आग लगा देंगे, टेंशन नहीं है हमको। ये हाथ खड़े करने वालों को कोई समस्या है क्या? बीमारी मारी?
कुंदन कुमार बी। भाई तूने, मैंने एक लिस्ट भेजी थी वो देखी थी कुंदन? देखी थी? उसमें स्टार्ट ऑटो था कि नहीं? है? था ना उसमें? है तो फिर तूने उस ऑप्शन को क्यों नहीं चूज किया? ये में इसमें तो ये है ही नहीं। तू भी सो रहा था मतलब? चल कोई नहीं, फिर दूसरा सवाल तेरे से पूछेंगे। हाँ ये सवाल, चलो भाई शुरू करो, बताओ। लड़कियां खुश हो रही होंगी, आज तो हमारा नंबर आ ही नहीं रहा। मजे हो रखे। अभी रुको, अभी आएंगे, रुको थोड़ी देर। किसी का भी नंबर आ सकता है, नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही है एक दो को भी, मैं शक्ल देख पा रहा हूँ। बताओ भाई। या कुंदन क्या कर रहे हो? नहीं आता? या बताओ क्या चीटिंग कर रहे हो? चलो कोई नहीं, सवाल, इस सवाल का आंसर कौन देगा? चलो, और लो भाई आंसर ही दे दिया, चलो कोई नहीं। आलोपा वो, और ये एक्चुअली ये बड़ा वाला था। ये पूछ रहा है एंडेंजर्ड, और इसमें कुछ एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड, लाइक ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, लेकिन एंडेंजर्ड वाले में क्रिटिकल एंडेंजर्ड ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर ये है। तो इन फ्यूचर भी ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बनता है और आपको पता है कि वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है, अगर वो एंडेंजर्ड में उसको पूछ लेता है, तो उसको अपने को उस गोले को इंक्लूड रखना है। ये रीजनिंग वाला सवाल है एक तरीके से। ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट कि यूपीएससी ने पहले इसका आंसर ये दिया हुआ है। बाकी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेदरबैक टर्टल अब वल्नरेबल है। ठीक है, और ये वाला, ये भी मेरे हिसाब से अनूप मर्ग, ये भी वल्नरेबल में। ठीक है, तो हाँ, तो इसको देखो भाई, अब इस सवाल को। हाँ ये तो अब कुंदन ही करेगा इस सवाल को फिर से। ये गलत नहीं होना चाहिए, हम करेंगे। भाई तुम्हारा नाम कुंदन रख दो। आज मैं उन लोगों को क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लीस्ट एक्टिव थे, मतलब। तो अब आप अगर लीस्ट एक्टिव है तो आपका नंबर आने वाला है भाई, इसका आंसर सही देना यार, दे। इजी सवाल है। वेरी गुड, एकदम आग लगा दी हो, मतलब छा गए हो भैया, भैया जी छा गए हैं एकदम। बहुत अच्छा भाई। आगे अगला सवाल नहीं पूछेंगे हम, बस एक ही आंसर सही जानना चाह रहे थे। इसका आंसर तुम्हें समझ में आ गया कि भाई मगरमच्छ पड़ जाएंगे तो वैसे भी मछलियां कम नहीं होगी, उससे कोई मतलब नहीं। चलो भाई ये, हाँ भाई इसका आंसर कौन देगा? ब्रजेश। थैंक यू कुंदन। आगे से रिवाइज करके आना भाई, पीवाई क्यू है ना, ऐसे गड़बड़ मत करना। और इसमें कोई भी ऐसे पढ़ने वाली चीज मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ब्रजेश है क्या सब क्लास में? जाग रहे हैं ना? अरे क्वेश्चन इतना बड़ा तो है ही नहीं मेरे भाई। सो गया क्या? पढ़ते पढ़ते सो गया? सी। सी? सी आंसर दे रहा है? अरे भाई ये वेस्टर्न घाट में है क्या, आंध्र प्रदेश? अरे ओड वन आउट कर लेता। ये सवाल इतना सा है कि भाई साहब तमिलनाडु केरला कर्नाटका ये वाले, और ये भाई साहब यहाँ है, और ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, और ये है ईस्टर्न घाट। अरे गधे,
आदमी क्या कर रहे हैं यार, ऐसे ही इतना मतलब दिमाग लगाओ यार, ऐसे मत करो। चलो ये भाई लोकेशन वाले हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं ना, तो इनकी लोकेशन देख लेना, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, और कौन सी जगह मैच होती है, ठीक है। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वाला एक बना के भी दिया था, मैम डीएम रब और रंगमा बरेल वगैरह बना के दिया था ना लास्ट टाइम, ठीक है, तो उसको देख लेना, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवर उनकी देख लेना, और स्पेशली उनकी जो बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से नेशनल पार्क है और उनमें कौन सी रिवर है, इससे गो थ्रू हो जाना। मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसको भी देख लेना। हाँ ये, तो कौन करेगा? फिर से ब्रजेश, एक सवाल और। भाई तुम कर, मेरे को पता था जिसको आता था मतलब हम करेंगे। ब्रजेश ही करेगा इस सवाल को भी, और मुझे पता है वो सही उत्तर दे देगा, अभी उसको पता है हाईलाइट की हुई है चीज। हमको नींद आ रही है, तुम सो जाओ। नहीं करना क्या? किसी और को से करवा ले। ब्रजेश, अरे भाई साहब ब्रजेश एकदम मतलब समझ गया, ये लड़का अच्छा है मतलब पढ़ने में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या चेंज कर दिया? अरे भाई, साउथ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के बोल नहीं रहा, और यहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश। अरे पुष्पा देखी है क्या तुम लोगों ने? कितने लोगों ने पुष्पा देखी है? पुष्पा राज। अब जिसने पुष्पा राज देखी उसको पता है कि भाई ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में, तो पुष्पा तो उधर ही था ना, तो भाई तो उधर तो वर्षावन थोड़ी थे। वर्षावन बहुत डेंस होते हैं, काटता कैसे पुष्पा उन पेड़ों को, और फिर वो रेड्डी की कैसे धुलाई करता उन जंगलों में। तो वैसे भी कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे, तो ये तो काट दिए। चलो भाई, ये नहीं करवाऊंगा, इजी सवाल था, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ लेना। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है ये मुझे बताएगा दिनेश। नींद आ रही थी ना, अभी अभी हटाता हूँ मैं 3 मिनट। सुल्तानपुर नेशनल, माइक ऑन करी, और हरियाणा में, ये, हरियाणा में। चलो ठीक, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, ये नहीं करवाऊंगा मैं तुम लोगों से। हाँ ये सवाल करवाता हूँ मैं पुनीत से, इसके हाथ हाथ पैरों की एक्सरसाइज चल रही है। मोहित, नींद तो नहीं आ अगर आएगी तब बताऊंगा, अभी नहीं आ रही। रही? पुनीत ने दे दिया डी। चलो वेरी गुड। सुनीता जोगपाल, कौन सी जगह दीपोर भी? बी, चंबल नदी। दीपोर बिल कहाँ है? सवाल सवाल ही बदल गया है। अच्छा दीपोर नदी। मैं चीटिंग कर देता हूँ बीच बीच में ऐसे। ये नहीं पता मेरे। पता होना चाहिए, पर टीवाई की पढ़ रखे तुम लोगों ने। ये राजकुमार का नाम आज से सुनीता जोगपाल। तुमसे पूछा था सवाल, मैं योगी जी मोड में आ जाऊंगा फिर। अच्छा ये बताओ, ये पुलिगढ़ झील का है सुनीता? ये मणिपुर में। मणिपुर, पुलिगढ़ लेक। ऐसा ना, मैं तब क्या करता था, जब मैं 10th में होता था और मेरे को स्पेलिंग नहीं आती थी ना, तो मास्टर डंडा लेके घूमता था। तो मैं उसको ऐसे दिखाता था, वो खड़ा कर करके पूछता था बीच में, जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में दिखाता था ना कि मेरे को तो आती है, मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, मेरा पुत्र वाली स्थिति में। वो मेरे को आती नहीं थी, और वो मेरे से पूछता नहीं था। तो इस स्थिति में कोई है तो वो मत रहना, क्योंकि मैं वो चोरी पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, तो बताओ भाई। अ, चलो ये नहीं पूछते यार। हाँ ये अच्छा सवाल है। हाँ चलो भाई, ये किससे पूछे? एक मिनट, अजय जोशी। अजय जोशी।
है सेशन में? अजय जोशी। अरे उसने तो आंसर भी दे दिया, सी। देखो, इरावदी नदी और वो भी चंबल नदी में मिक्स कर दी, तो भाई थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो भाई, अब मैं पूछूंगा सवाल। अब सवाल आएगा अच्छा। अब इसके कैंडिडेट कौन कौन है? राजकुमार, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ, ये कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? बताओ बताओ, काफी देर से बोल रहे थे मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैसेज करो मैसेज, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। तेरे को भेजता हूँ गोवा, रुक। अच्छा भाई, गोंडला ब्रह्मेश्वर बता। दिनेश। गूगल नहीं करना है, ये चीटिंग है। तुम लोग इतनी देर से, अच्छा रवि से पूछता हूँ, पापी कुंडा नहीं पूछूंगा। ये बताओ, कंवल। रवि रवि। ये तो वैसे बता सकता है, अब तो बता सकता है। इनको पढ़ लेना एक एक को, ठीक है। छोड़ना मत एक भी, इसमें जितने नाम है ना उनको। चलो नरेंद्र बताओ। मधुमलाई। अच्छा, लड़कियों का नाम नहीं आया ना अभी। चलो, मधुमलाई कहाँ, आंध्र प्रदेश में? अरे कहाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो, नागार्जुन श्रीशैलम इसने यहाँ पूछा है, अगले साल 2022 में ये यही सवाल था यूपीएससी का आंसर, टाइगर रिजर्व वाला। अच्छा भाई, निशा सोनी, सोनी सर, आंसर तो इसका कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शार्दुल ने बताओ, कौन बताएगा? शार्दुल ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे पूछूं? शिल्पा। कर्नाटक में है सब। ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एक रट लेना, ठीक है। मैप बनाना एक, और उसमें लिख देना सारी सारी जगह मैप बना देना स्टेट वाइज, ठीक है। यहाँ से रिपीट होगा सवाल, 100% रिपीट होगा एक एक से। चलो भाई, ये तो इजी है, तो ये तो पता है ना। ये कहाँ है मुझे ये बताओ, कौन बताएगा, किससे पूछूं? रवि, रवि कुमार। सुनीता जोगपाल से पूछ लिया मैंने, श्वेता गौतम। ये गलत आंसर नहीं देने मेरे को, नहीं तो पेन ना मैं इधर ऐसे निकाल के। सर बिहार में। ये तो वहां पे लिखा हुआ था। कहाँ से हो तुम? नहीं, यूपी। बताओ फिर कहाँ है ताल छापर? तो स्लिप हो गया ध्यान से, यही ऑप्शन नहीं पता। यही ऑप्शन नहीं आता था इतनी देर से। अच्छा, निशा कुमारी बताएगी। भाई तेरा नाम निशा कुमारी है दिनेश, मैंने तेरे से सवाल पूछ लिया, तूने आंसर नहीं दिया। राजकुमार से पूछ लिया, रवि से पूछ लिया, सबसे मैंने सवाल पूछ लिए। तुम लोगों ने नहीं दिए तो मतलब तुम पढ़ नहीं जा रहे, मेरे को पता है किससे क्या पूछना है। अब सवाल और खराब कर दे, चूरू में भाई, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, निशा कुमारी, इसका आंसर बताओ तुम क्या है?
निशा कुमारी, सोनी नहीं, निशा सोनी नहीं, निशा कुमारी। अरे चिराग चौधरी तो बचा ही हुआ पुलिस वाले तो अभी तक, ये नजरों कैसे बच गया मेरी से? हाथ जुड़वा लो जी, हाथ जुड़वा लो। इसका इसका आंसर क्या है निशा? इसका आंसर कि संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है अनूप के लिए, फलती फूलती, केवल घास पक्षी और संरक्षण के लिए। केवल घास पक्षी, संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है, पक्की भूमि है, पक्की भूमि। अब तो बता दो आंसर। नींद आ रही थी? पक्का नहीं आ रही थी? ये पक्की भूमि में है मानस। मानस कहाँ है? असम में। असम में पक्की भूमि होगी? बताओ अगला। आंसर तो तुम्हें देना है, बस मैं लॉजिक काटता जाऊंगा। काना। मधुमलाई कहाँ है? साउथ इंडिया में। वहां पे भी प्लेटू पठार पहाड़ी हो सकती है, लेकिन ये मानस है ना, मानस ये काना, ये एमपी वाला है जहाँ पे प्लेटू वाले रीजन की वजह से। चलो, तो और कौन बचा? संदीप सिरोहा, अभी तक नंबर नहीं आया। अच्छा, इंडिया में पाया जाता है क्या ये? और ये? चलो ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन लॉजिक से हो सकता है कि मुझे ये बताओ, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन लॉजिक से हो सकता था? अच्छा श्वेता, ये बताओ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है? सर ये यूपी में है। चलो बस फिर ठीक है, बस मैं यही जानना चाह रहा था, इसीलिए तुमसे सवाल पूछा था। तो प्रीति है सेशन में? प्रीति, प्रीति सिंह। हाँ भाई बताओ इसका आंसर, लॉजिक बताना है, आंसर नहीं। अरे इतनी देर लगाओगे क्या भाई? क्वेश्चन छुप गया, ये लो। ए यार भाई, कस्तूरी मृग है, प्राकृतिक आवास मिल सकता है। यूपी में तो नहीं मिलेगा कस्तूरी मृग, नहीं तो यूपी तो मतलब यूपी वाले तो कस्तूरी कस्तूरी निकाल, मर्ग मर्ग को तो नहीं छोड़े, कस्तूरी तो कहाँ। अगला मानस,
भाई ये दो इसने उत्तराखंड वाले और ऊपर वाले दे रखे हैं, ये असम वाला दे रखा है, असम तराई वाले क्षेत्र का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर ही आ गया ये तो। अच्छा ये कौन करेगा? ये दिनेश तुम्हें ही देते हैं, इसका लॉजिक तुम ही दो। सर ये है, इसके बर्ड्स है सब, बर्ड्स है ये। अरे क्यों है वो तो मेरे को पता है, बर्ड से। सर माउथ फ्रॉग का है ना, उसका देखो ना, सिलोन और माउथ फ्रॉग से। माउथ फ्रॉग तो, सीलोन तो वो भी हो सकता है कि भाई मछली हो, माउथ फ्रॉग हो, कुछ हो भी, माउथ फ्रॉग, माउथ तो फ्रॉग जैसा, मेंढक जैसा मुंह तो किसी का भी हो सकता है। सर मुझे तो उसी से हुआ। ये देखो व्हाइट थ्रोटेड, सफेद गला, हाँ, और वो भी रेड स्टार्ट का। ये बारबैट तुमने अगर देखा होगा तो यूपीएससी के उससे पहले सीसेट के पेपर में एक कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें उसने इसका नाम लिखा था। और मिनी वेट छोटी, मिनी वेट दो चीजों से बना है, मीना छोटा छोटा, तो एक ही बनता था। 2020 का पेपर है। अच्छा ये सवाल कराता हूं मैं अब, किससे? चिराग चौधरी से। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अच्छा सही बता दे तू तो, कौन कौन से सही है? पुलिस वालों की इज्जत का एक सवाल है। एक एक और तीन। एक और थे, अरे बस 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 बस, कोई भी मानववास स्थल नहीं, बस ये पुलिस वालों का यही लॉजिक देखना चाह रहा था कि है कि नहीं पुलिस वाले, यूपी वाला में। चलो भाई, तो चौधरी साहब ये मैं नहीं करवाऊंगा आपसे, इसके लिए मैं और कैंडिडेट ढूंढता हूँ, मुझे पता है इसमें आप फैल जाओगे, और इसके लिए कैंडिडेट ढूंढता हूँ मैं। संदीप, रवि कुमार, राजकुमार, पुनीत हो गया, प्रीति सिंह, पंकज पाल। पंकज पाल है क्या सेशन में? यस सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? क्यों, काहे काहे ऑप्शन ए? ऑप्शन ए क्यों? आंसर नहीं पढ़ना है, कैमरा ऑन करो। सर हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या बोल रहा है कि केरल में है, लेकिन मैंने तो कर्नाटक पढ़ा है। अच्छा, सवाल ये नहीं है तुमने पढ़ा है, वो तो आंसर में भी दिया हुआ है ना, बात ये है कि ये फैक्ट है। और केरला इतना सा है, कर्नाटका इतना बड़ा है, लॉजिकल भी जा सकते हो आप, मैं लॉजिकल की बात कर रहा हूँ अदर देन के आपने जो पढ़ा है। बाकी फिर जैसे ही आप चार को काटोगे आपका आंसर आ गया, या तो ये होगा या ये होगा, और ये अप्रोप्रिएट। चलो ये रिपीट हो गया ना, देखो उनसे मैंने नागा वो शार्दुल्य और दिन में था। ये मैं करवाता हूँ राजकुमार से, लॉजिक के साथ, लॉजिक चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, लॉजिक। रवि कुमार तुम भी इन्वॉल्व हो सकते हो। तो एक ही है आंसर तो सी पोस्टर फिर ज्यादा सुटेबल आंसर है फिर। देखो कैटफिश तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है नहीं। अगला पेलिकन तुम्हें पता ही नहीं है क्या ये वैसे वो पक्षी वक्षी होगा कुछ, ठीक है बर्ड है हाँ। हाँ है ना। ये ऑक्टोपस है और एक सीप ओइस्टर है। अब तुमने जितने भी ओइस्टर देखे ना, ओइस्टर वो ऐसे घूम के अंदर रहता है,
अरे यार वो नहीं, सीप नहीं सुनी वो, जैसे वो खेलते थे, तो इतना मोल्ड होके रहता है, तो उसके पास फिल्टर की पावर ज्यादा रहती होगी। शंख तो देखा है, वहां से थोड़ा दिमाग में अगर वो भी रहेगा तो वहां से निकाल सकते थे। ऑक्टोपस तो वैसे ही निकाल सकते, ये वाला चलो भाई। किसका? हाँ सोनी, सोनी साहब चलो शुरू करो। अच्छा इसमें तो डायरेक्ट ही आंसर दे दो आप। 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, 1 and 3। इसका आंसर दो ना यार, ठीक है उसका। जल्दी करो, एक दो सवाल हो रहे हैं बस, फिर अपन फ्री है, इसका आंसर दे दो। नहीं पता? अरे भाई झामूसा देखा, झामूसा जिसके वो कांटे लगे होते हैं, राजस्थान में खूब होता है, आपके यहाँ बीकानेर में खूब होता है, वो रात को घूमता रहता है, कांटे चूहे खाता है वो, जिसको घर में लाके बोलते हैं कि चूहे खा जाए। वो नहीं पता आपको? तो वही तो है ये। और ये बोल रहा है कि परिपक्षी में स्वयं को लपेट कर सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है, वो घुस जाता है ऐसे अंदर, गोला बन जाता है, शाही जिसको बोलते हैं। मोरमोट तो तुम्हें पता ही है कि वो गिलहरी जैसा होता है बड़ा, वो ऐसे ऐसे उसमें तुमने वो देखी है लोयन किंग? नहीं लोयन किंग नहीं यार, कौन सी मूवी थी? हाँ लोयन किंग, लोयन किंग में ही तो रहता है एक मोरमोट। अरे पुम्बा के साथ वाला दोस्त, अगला पेंगोलिन, पेंगोलिन तो पता ही है तुम लोग। ये वाला भी जी सवाल था, इसको कौन करेगा? श्वेता गौतम। अरे शिल्पा का नंबर नहीं आया, शिल्पा और श्वेता गौतम दोनों में जो करना चाहे कर सकते। सर इसका सी आंसर होगा। टिक भी लगा रखा है, लेकिन मुझे ये बताओ ये और ये क्यों नहीं होगा? सर मशरूम तो मतलब मेनली होता है जमीन उनकी मतलब सतह चाहिए होती है उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। उगने के लिए, कहीं मतलब कहीं पे भी उसे थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए होता है या मिट्टी विट्टी होती है तो वो वहीं उगते हैं। और सर फर्न भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा ऐसे होता है पर। जी सर। कहाँ देखा था तुमने फर्न लास्ट टाइम? तो शादियों में यूज होता है वो। फर्न शादियों में यूज सजा होता है? वो पत्ती होती है ना उसकी जो सजावट करते हैं वो शायद वही होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम। हाँ भाई दो रवि कुमार, तुम लॉजिक दो। सर इसमें जैसे लाइकेन मॉस वगैरह जैसे पत्थर वगैरह देखे हैं मतलब नदी के किनारे साइड में, तो उसे लैंड वगैरह की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो पत्थर पे ही वो हरी हरी काई टाइप की आ जाती है, तो वो वही है मृदा विहीन। पत्थर तो मृदा में आता नहीं है वैसे, तो ये लाइकेन और मास ही आएगा। फन और छत्रक के लिए तो पत्थर चाहिए नहीं, इसके लिए तो प्रॉपर भूमि चाहिए। यार देखो मोदी जी ने ना एक बार ना मशरूम खा लिया गुच्छी, तब से 2 बार सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने। तो जो भी तुम लोगों में से एक कोई पर्सन हो जो मोदी जी को सबसे करीब से जानता हो, वो कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहे तो कर सकता है, बच्चों को भला हो सकता है, पहली चीज। दूसरा मैं बता दूं कि मशरूम पेड़ की छाल पे भी उग सकता है, ठीक है? मशरूम कहीं पे भी उग सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि किन जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। अगर इसमें ये 2 3 4 होता ऑप्शन, 2 3 एंड 4 होता, तो ये आंसर होता।
लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था। और फर्न क्या होता है, ऐसे ऐसे पत्तियां होती है उसकी, हाई हाई एल्टीट्यूड पे। मॉस और लॉइकन अल्पाइन वाला क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ। सजावट वाले कितने सवाल बच रहे, 3-4 सवाल और बच रहे हैं, इसको जल्दी से कर दो। देखो अभी ये देखो इसने क्या किया, समुद्री अपवेलिंग को अब मैं करवा देता हूँ ना। अब तो सब लोगों का मतलब शांति मिल गई होगी, नींद नींद हट गई होगी, और मेरे को ये पता लग गया कि कितना पोटेंशियल है मेरी क्लास में आज। और पुनीत ये मोहित फिर से बताएगा, मैं फिर से 2-4 लोगों का चेक करूंगा। हाँ, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। देखो भाई ये बोल रहा है, ठीक है ऑफ कर दो। अपवेलिंग परितंत्र, अरे यार किसका माइक ऑन है, सब बंद कर दो भाई। अजय कुमार का नंबर नहीं आया यार आज। सर बी बताया तो आपने, हमसे पूछे ही नहीं आप बता दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो इसका आंसर बहुत, ये एयर में बनाए स्टेटमेंट दोनों, ठीक है। तो इनसे एनवायरनमेंट में ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना। अब देखो ये प्रबल रूप से घट जाएगा, महासागरों का जल घनत्व है, और ये तुम्हें याद हो तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। एक्सट्रीम वर्क कीवर्ड था ये वाला। अब देखो खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा है, फिर ये समष्टि के बारे में बोल दिया, प्रत्येक जीव के बारे में बोल दिया, तो 2 स्टेटमेंट गलत है। एयर में परिभाषा, एयर में स्टेटमेंट बनाए, परिभाषा इसकी सही थी, है ना। दूसरा परितंत्र को सबसे देख, परितंत्र को परिभाषित करता है, ये बोल रहा है एक दूसरे करने वाले केवल जीवों के लिए बोलता है इसने। अगर आप पढ़ के इसको भी राइट कर सकते थे, लेकिन इसने बोलते हैं ओनली जीव, जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं परितंत्र में। दूसरा वह भाग जो सजीवों को आवासित होता है, ठीक हो सकता है जीवों के ऑर्गेनिज्म समुदाय के साथ वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, ये भी आंसर सही हो सकता है। किसी भौतिक वनस्पति और प्राणी जात, अरे नहीं ये तो वैसे गलत है। तो क्या है आंसर इसका, बी है या सी है परितंत्र का? बताओ बताओ, सी। ये करीबी स्टेटमेंट है, ये जैव मंडल की बात कर रहा है, और ये भी सजीव जीवों की बात कर रहा है, देखो स्पेसिफिकली। और मैंने अभी तो बोला था कि दोनों रहते हैं जैविक अजैविक। अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण जबरदस्ती दिया हुआ है, बाकी तीनों सही है। उल्टा कर रखा है, रिवर्स डाला हुआ है, तो इन सारी चीजों से सावधान रहना पेपर में। ऐसी चीजें आएगी एनवायरनमेंट में, स्पेशली एनवायरनमेंट में एक फैक्ट ऐसा आता है, तो एनवायरनमेंट के ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना, माइक्रो लेवल पे पढ़ना, वहां पे गलती हो जाती है। फिर ये चारों पढ़ लेना, ये रिपीटेड है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ ये वाला, ये सवाल और कर लो, मेरे हिसाब से 2 सवाल और बच रहे हैं। किस पे कराऊं? हाँ करो, बल करो भाई करो, तुम करो। इसमें लॉजिक वाइज अगर देखेंगे तो कार्बन और ये नाइट्रोजन सब ऐसे हैं जो कि एरोबिक वाले हैं, मतलब वायु के थ्रू। इसमें फास्फोरस और सल्फर भी एक साइड ले सकते हैं, पर इसमें मोस्ट प्रोबेबली फॉस्फेरस है, जो कि चट्टानों के जो उसका वेदरिंग इरोजन होता है उसके थ्रू उसका रिसाइकलिंग स्टार्ट होता है और उसके थ्रू ही खत्म हो जाता है। कोई बदलेगा आंसर, ये सही है? देखो भाई नाइट्रोजन और कार्बन चक्र तो ऑक्सीजन से भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सल्फर भी चक्र हो सकता है, फास्फोरस भी, बात सही है, लेकिन ये बोलो चट्टानों से, अपसैन चक्र से, और वो भी पोषक तत्व के रूप में। पोषक तत्व है, सल्फर पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। कीवर्ड पढ़ोगे तो आंसर ये तुम पढ़ लोगे भाई, ये सारी चीजें देख लेना चारों। अब देखो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हाँ ये तो इसमें देखो जेलीफिश, जेलीफिश ऊपर तैरती है भाई, ठीक है। जेलीफिश जो जेली की तरह फिश, और वो कैसे आपको डेट्रोवोरस हो सकती है, अपराधारी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। 2 काट दो, 2 काट दो, 2 काट दो, आंसर आ गया।
ठीक है। सो गाइस ये हमारा सेशन था। आई होप कि आप